क्या सरकार आपको मुआवजा छोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण के केस के अंदर मजबूर कर सकती है? क्या कोई नगर निकाय किसी भूमि मालिक से यह कह सकता है कि आप अपनी जमीन जो है वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए हमें दे दीजिए और एक वैधानिक लाभ ले लीजिए, लेकिन पहले अपने जो पूरे आपके वैधानिक मुआवजे का अधिकार है वो आप छोड़ दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कहा है कि जो सरकार है या जो नगर निकाय है वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा मजबूर नहीं कर सकती, जो भूमि का ओनर है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता मुआवजा छोड़ने के लिए। 2026 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि किसी भी लीगल राइट को चालाक कॉन्ट्रैक्ट, दबाव वाली कंडीशंस या फिर अंडरटेकिंग और म्युनिसिपल निगोशिएशन के माध्यम से छीना नहीं जा सकता है। अगर कानून मुआवजा देता है तो कोई पब्लिक अथॉरिटी भूमि मालिक को केवल दूसरा वैधानिक लाभ देने के लिए उस मुआवजे को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह सिर्फ केवल मुंबई के एक लैंड पीस के बारे में नहीं है, बल्कि यह है प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, टीडीआर के बारे में, स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन के बारे में और गवर्नमेंट पावर की लिमिट्स के बारे में। आज हम जिस केस का जिक्र कर रहे हैं, केस का नाम है बीएमसी वर्सेस विजयनगर अपार्टमेंट। बीएमसी वर्सेस विजयनगर अपार्टमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 2026 का। विजयनगर अपार्टमेंट्स 2026 का यह केस है और इस केस का जो मुख्य इशू है उस पर जाएंगे, मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो केस है लैंड कंपेंसेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा 2026 का केस है। तो चलिए इस केस को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की, जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ या आप लॉ स्टूडेंट भी है तो हमारे यहाँ से आप हमारी ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है, दून लॉ मेंटर ऐप, वहां से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस केस के बारे में समझते हैं। इस केस का जो मेन इशू है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो? क्या किसी भूमि मालिक को स्टैट्यूटरी बेनिफिट पाने के लिए अपना जो दूसरा कानूनी अधिकार है, कंपेंसेशन का जो अधिकार है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और यह मामला सुना गया था जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अतुल S चंद्राकर की बेंच के सामने यह मामला आया था और विवाद यह था कि जो BMC है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम BMC कहते हैं, और विजयनगर अपार्टमेंट के बीच में था। जिस जमीन को लेकर डिस्प्यूट था वो 98,000 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी और वो भक्ति पार्क, चेमूर, मुंबई में स्थित थी। ये जो जमीन है महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, जिसे हम आमतौर पर MRTP कहते हैं, उसके तहत नोटिफाइड डेवलपमेंट प्लान के रूप में गार्डन के रूप में रिजर्व रखी गई थी। और अब जब कोई लैंड जो है वो गार्डन, रोड, स्कूल या हॉस्पिटल या फिर दूसरे किसी पब्लिक एमिनिटी जैसे पब्लिक पर्पस के लिए रिजर्व होती है, तो लॉ उस लैंड के एक्विजिशन या फिर सरेंडर के लिए एक मैकेनिज्म अलग से देता है। यहां पर लैंड ओनर ने लैंड सरेंडर कर दी थी BMC को और बदले में उसको TDR मिल गए थे, यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स मिल गए थे। अब आपके मन में आएगा कि सर ये TDR क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो लैंड ओनर था उसको TDR मिले, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट मिल गए और उसने इनको क्लेम कर लिया। लैंड ओनर ने गार्डन डेवलप करने के लिए एडिशनल TDR क्लेम किया। मतलब लैंड ओनर ये कह रहा है कि मैं जो दूसरी जगह आप मेरे को मुआवजा दे रहे हो या जो जमीन दे रहे हो, मैं दूसरी जगह वहां पर गार्डन डेवलप करूंगा, तो आप मेरे को एडिशनल TDR दो। क्योंकि गार्डन और स्टैट्यूटरी मीनिंग में एमिनिटी में अंतर आता है। लेकिन BMC ने जो ये क्लेम है इसको डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई किया? क्योंकि BMC ने एक लेटर ऑफ इंटेंट, एक अंडरटेकिंग और एक मेंटेनेंस एग्रीमेंट पर रिलायंस किया जो लगभग 2001 से 2002 के बीच में एग्जीक्यूट किए गए थे, जिसमें लैंड ओनर ने अलेजिडली ये एग्री किया था कि ये गार्डन डेवलपमेंट के लिए एमिनिटी TDR जो है वो बाद में क्लेम नहीं करेगा। मतलब एक तरह से जो लैंड ओनर था उसने
एक अंडरटेकिंग दे रखी थी कि ये गार्डन डेवलपमेंट के लिए एडिशनल टीडीआर क्लेम नहीं करेगा। तो कोर डिस्प्यूट यही बन गया और सवाल क्या बना कि क्या बीएमसी ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस के आधार पर स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन बेनिफिट को डिनाई कर सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया, नहीं कर सकती। कोर्ट ने यहां पर होल्ड किया है कि जब कोई स्टैट्यूट रेगुलेशंस कंपेंसेशन देने के एक पर्टिकुलर मैनर को प्रोवाइड करता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज जो हैं उनके खिलाफ, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो कानून के खिलाफ जाकर, स्टैट्यूट के खिलाफ जाकर नया मैकेनिज्म नहीं गढ़ सकती, नया मैकेनिज्म नहीं तैयार कर सकती। अब समझते हैं कि एमआरटीपी की जो धारा 126 उपधारा 1 क्लॉज डी है उसको समझते हैं। इस केस के अंदर, इस केस को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें टीडीआर को समझना होगा और जो आपका एमआरटीपी एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है उसकी जो धारा है आपकी कौन सी, 126 उपधारा 1 क्लॉज बी, उसको आपको समझना होगा। ये प्रोविजन डेवलपमेंट प्लान के तहत पब्लिक पर्पस के लिए रिजर्व्ड लैंड के एक्विजिशन से डील करता है। ये केस किससे डील करता है? ये केस जो है, ये जो प्रोविजन है जो मैंने आपको बताया एमआरटीपी एक्ट का सेक्शन 126 उपधारा 1 और आपका क्लॉज बी जो है वो डील करता है किसके साथ? वो डील करता है डेवलपमेंट प्लान के तहत पब्लिक पर्पस के लिए जो रिजर्व्ड लैंड है उसके एक्विजिशन को डील करता है। सिंपल शब्दों में इसको समझिएगा, जब कोई लैंड जो है पब्लिक एमिनिटी के लिए रिजर्व होती है तो जो प्लानिंग अथॉरिटी होगी उसे अक्वायर कर सकती है। एक तरीका यह है कि लैंड ओनर फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड सरेंडर कर दे, जो भूमि का मालिक है वो फ्री में ही अपने जमीन को सरेंडर कर दे और बदले में लैंड ओनर को कानून के अनुसार टीडीआर या फिर अन्य डेवलपमेंट राइट के रूप में कंपेंसेशन मिल सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझिएगा, क्योंकि जो टीडीआर है वो कोई फेवर नहीं है। टीडीआर कोई फेवर नहीं है, टीडीआर एक कंपेंसेशन के रूप में काम करता है, फंक्शन एज लीगल पेमेंट एंड नॉट द कैजुअल फैक्टर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लैंड ओनर जो है वो अपनी वैल्यूएबल लैंड छोड़ रहा है और इसके साथ साथ जो लैंड ओनर है उसको सामान्य अर्थ में कैश कंपेंसेशन भी नहीं मिल रहा होता। इसके बजाय उस लैंड ओनर को, जो भूमि का मालिक है, उसको डेवलपमेंट राइट मिलते हैं जिन्हें प्लानिंग लॉ और रेगुलेशन के अनुसार किसी अन्य प्लॉट पर यूज या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए जब लॉ ये कहता है कि जो भूमि का स्वामी है, भूमि मालिक है, जिसकी जमीन है, वो एक सर्टेन मैनर में टीडीआर पाने का एंटाइटल्ड है, तो वो एंटाइटलमेंट जो है एक स्टैट्यूटरी राइट बन जाता है, आपका एक स्टैट्यूटरी गारंटी बन जाता है। आप ये समझिएगा, इसे कोई कैजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन नहीं माना जा सकता, इसे चैरिटी की तरह ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, इसे कोई म्युनिसिपल ऑफिसर ऐसी कंडीशन लगाकर नहीं छीन सकता जो स्टैट्यूट के बाहर हो। यही सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग का हर्ट भी है। कोर्ट ने इस केस के अंदर बेसिकली ये कहा है कि अगर स्टैट्यूट कंपेंसेशन देता है तो अथॉरिटी को स्टैट्यूट फॉलो करना होगा। ठीक है, अथॉरिटी यहां पर यह नहीं कह सकती कि हम आपको आपके स्टैट्यूटरी बेनिफिट का एक हिस्सा तभी देंगे जब आप दूसरा हिस्सा छोड़ देंगे। ऐसी कंडीशन जो है वो लॉ के पर्पस को डिफीट कर सकती है। आप मुझे बताइए, आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और सेशन पसंद आए तो सभी के साथ साझा जरूर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा भी। अब बात करते हैं ये टीडीआर होता क्या है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट असल में क्या होते हैं इसको समझते हैं। टीडीआर का मतलब होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। मान लीजिए किसी भूमि स्वामी को लैंड ओनर की जो लैंड है, लैंड गार्डन जैसे पब्लिक पर्पस के लिए रिजर्व्ड है, कोई जमीन है किसी ओनर के पास है, किसी भूमि स्वामी के पास, और वो जमीन ऐसी है डेवलपमेंट प्लान के तहत वहां पर कोई गार्डन ही बन सकता है। इस रिजर्वेशन के कारण लैंड ओनर जो है उस लैंड को अपने प्राइवेट यूज के लिए भी यूज नहीं कर सकता, कि मतलब वहां पर कोई पार्क वगैरह भी नहीं बना सकता, फ्रीली डेवलपमेंट नहीं कर सकता उसका। अगर ये लैंड वो किसी पब्लिक अथॉरिटी को सरेंडर कर दी जाती है तो लॉ जो है वो लैंड ओनर को डेवलपमेंट राइट देकर कंपेंसेट कर सकता है, डेवलपमेंट राइट देकर कंपेंसेट कर सकता है। इन डेवलपमेंट राइट को वो किसी दूसरे प्लॉट पर भी यूज कर सकता है या लॉ के अनुसार उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसलिए इनको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कहा जाता है।
और इस केस में जो लैंड था वो गार्डन के रूप में रिजर्व थी। और एमआरटीपी एक्ट जो अभी जिसका हमने प्रावधान समझा था, एमआरटीपी जो एक्ट था, एमआरटीपी फ्रेमवर्क के तहत एमिनिटी में कुछ पब्लिक फैसिलिटीज आती हैं और गार्डन को इसमें एमिनिटी समझा जाता है। इसलिए यहां पर लैंड ओनर जो था उसने ये आर्ग्यू किया कि हम केवल रिजर्व्ड लैंड सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम गार्डन भी डेवलप कर रहे हैं जो एक एमिनिटी है, इसलिए हमें उस एमिनिटी के डेवलपमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए एडिशनल टीडीआर मिलना चाहिए। और इसी एडिशनल क्लेम को हम एमिनिटी टीडीआर के रूप में समझते हैं। इस पर बीएमसी ने क्या जवाब दिया? अब बीएमसी का भी जवाब समझिएगा। बीएमसी ने कहा नहीं, आपने पहले डॉक्यूमेंट में ये माना था, ये कबूल किया था, ये एग्री किया था कि हम गार्डन डेवलपमेंट के लिए एमिनिटी टीडीआर अलग से क्लेम नहीं करेंगे। इस पर लैंड ओनर ने कहा कि ये कंडीशन हमारे जो लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, उसको डिफीट नहीं कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लैंड ओनर से ही सहमति जताते हुए कहा है और कोर्ट ने ये हेल्ड किया है इस केस के अंदर कि कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स के पास कानून के खिलाफ जाकर नया कंपेंसेशन मैकेनिज्म निगोशिएट करने का कोई ओकेजन नहीं था। और यह बात काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसी कंडीशंस अलाउ कर दी जाएंगी तो जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो कई मामलों में ऐसा करना शुरू कर सकती हैं। पहले ये अंडरटेकिंग साइन करो, पहले ये बेनिफिट छोड़ो, पहले ये कंपेंसेशन वेव ऑफ करो, तभी हम आपका स्टैट्यूटरी क्लेम प्रोसेस करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि ये जो अप्रोच है लॉ में सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर कोर डिसीजन क्या है, उसको समझते हैं। कोर्ट ने कहा स्टैट्यूटरी राइट को कॉन्ट्रैक्ट से खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की कोर होल्डिंग को एक पावरफुल सेंटेंस में समझा जा सकता है कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन से कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकती। कोर्ट ने इस मामले में ऑब्जर्व किया कि जब जो कानून है, स्टैट्यूट है और जो रेगुलेशंस हैं वो कंपेंसेशन देने को एक सर्टेन मैनर प्रोवाइड करते हैं, तो कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास लैंड ओनर के साथ फर्दर निगोशिएशन करके कंपेंसेशन पेमेंट का नया मैकेनिज्म क्रिएट करने का कोई भी ओकेजन नहीं था। इसका मतलब क्या है कि लॉ पहले से ही फ्रेमवर्क दिया हुआ है, अथॉरिटी को वही फ्रेमवर्क फॉलो करना था। अथॉरिटी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकती थी। और हम आपको यह बेनिफिट तभी देंगे जब आपका दूसरा स्टैट्यूटरी राइट सरेंडर आप कर देंगे। इस पर कोर्ट ने क्या कहा वो भी समझिएगा। कोर्ट ने कहा कि जो ऐसा कंडक्ट है वो अप्रूव नहीं किया जा सकता और लॉ में इसको बिल्कुल भी सस्टेन भी नहीं किया जा सकता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस मामले के अंदर थी कि जिस एग्रीमेंट के अंदर लैंड ओनर ने सपोजिटली अपने स्टैट्यूटरी राइट गिव अप किए थे वो इनसिग्निफिकेंट हो गया था, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा था। खासकर जब ऐसे राइट को गिव अप करना वेरी फर्स्ट स्टेप पर प्री कंडीशन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। और ये इस पूरे फैसले का सबसे पावरफुल लीगल पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति अंडरटेकिंग इसलिए साइन नहीं करता कि वो सच में अपना राइट छोड़ना चाहता है, अपना अधिकार छोड़ना चाहता है, बल्कि वो इसलिए अंडरटेकिंग को साइन करता है क्योंकि अथॉरिटी ने आगे बढ़ने के लिए उसके लिए कंडीशन लगा दी होती है। इससे अनइक्वल सिचुएशन क्रिएट होती है और एक तरफ नागरिक या फिर लैंड ओनर होता है और दूसरी तरफ होती है पब्लिक अथॉरिटी जिसके पास परमिशन, अप्रूवल, एक्विजिशन प्रोसेस और बेनिफिट्स पर कंट्रोल होता है। ऐसे मामलों में लैंड ओनर को सो कॉल्ड कंसेंट रियल प्रैक्टिकल सेंस में ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। जो लैंड ओनर का कंसेंट होता है वो बिल्कुल फ्री नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लैंड ओनर को इस तरीके के प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है कि स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन को कॉन्ट्रैक्चुअल प्रेशर से डिफीट नहीं किया जा सकता है। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से एग्री करते हैं कि अगर लॉ कंपेंसेशन देता है तो म्युनिसिपल अथॉरिटी को अंडरटेकिंग के माध्यम से उसे छीनने की अनुमति होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ध्यान से फिर से सुनिएगा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से एग्री करते हैं कि अगर लॉ कंपेंसेशन देता है तो म्युनिसिपल अथॉरिटी को अंडरटेकिंग के माध्यम से उसे छीनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? नीचे आपको कमेंट
सेक्शन में अपनी राय देनी है, क्योंकि ये इशू डायरेक्टली प्रॉपर्टी राइट्स, अर्बन प्लानिंग और गवर्नमेंट अथॉरिटीज में पब्लिक ट्रस्ट को अफेक्ट करता है। अब इस मामले के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को रेफर किया गया, उसको एक बार समझते हैं। गोदरेज बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, गोदरेज बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड केस को इस केस में रेफर किया गया। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, याद रखिएगा 2009 का केस है। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसको इस केस के अंदर रेफर किया गया, उसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था, और प्रिंसिपल है सिंपल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जब कानून जो है, जब लॉ जो है, जो स्टैट्यूट है, अगर खुद रिजर्व्ड लैंड के सरेंडर की कंडीशन लेट डाउन करता है तो उन स्टैट्यूटरी कंडीशन के आगे ऐसी निगोशिएशन नहीं हो सकती जो लैंड ओनर के जो कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, उनके खिलाफ। सिंपल भाषा में समझें कि अगर लॉ ने पहले ही गेम के रूल डिसाइड कर दिए हैं तो अथॉरिटी प्राइवेट निगोशिएशन के माध्यम से रूल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। ये प्लानिंग लॉ में स्पेशली इंपॉर्टेंट है। अर्बन प्लानिंग अथॉरिटीज के पास स्ट्रॉन्ग पावर होती हैं। ये लैंड रिजर्वेशन डिसाइड करती हैं। जो ये अथॉरिटीज होती हैं डेवलपमेंट प्लान को अप्रूव करती हैं, ये लैंड एक्वायर करती हैं, ये डेवलपमेंट राइट्स को ग्रांट करती हैं और ये परमिशन भी इशू करती हैं। इसलिए अगर इन अथॉरिटीज को स्टैट्यूट से बाहर एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करने की परमिशन दे दी जाए तो जो सिटीजन है, जो नागरिक है, जो लैंड ओनर है, वो अनफेयर कॉम्प्रोमाइज के लिए फोर्स्ड हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में कोर्ट इंसिस्ट करते हैं कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को स्टैट्यूट के अंदर रहकर ही काम करना होता है, एक्ट करना चाहिए। ये केस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत बेसिक प्रिंसिपल भी रीअफर्म करता है, और वो क्या है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्टैट्यूट का क्रिएशन नहीं कर सकती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अपने आप में ही स्टैट्यूट की क्रिएशन होती है, वो नया कानून नहीं क्रिएट कर सकती, वो क्योंकि वो खुद कानून के द्वारा बनाई गई होती है। उसे पावर कानून से मिलती है, उसे लॉ के अनुसार काम करना होता है, उसे लॉ से बाहर नहीं जाना होता। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का यूज करके लीगल राइट को डाइल्यूट नहीं कर सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस को डिफीट नहीं कर सकती है। इसलिए इस जजमेंट का केवल टीडीआर के बारे में ये जजमेंट नहीं है, बल्कि ये रूल ऑफ लॉ के बारे में भी है, कानून के राज के बारे में भी है, और ये इस आइडिया के बारे में भी है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके सिटीजन से लीगल राइट सरेंडर नहीं करवा सकती। यहां पर मैसेज क्या है? मैसेज बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होंगी वो स्टैट्यूटरी सेफगार्ड को बार्गेन अवे नहीं कर सकती। अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्रिटिकल लीगल एनालिसिस इस जजमेंट का। ये जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये जजमेंट जो है स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो फैसला है ये स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, कब? जब लॉ कंपेंसेशन ग्रांट कर रहा हो तो अथॉरिटी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब लॉ कंपेंसेशन ग्रांट करता है तो अथॉरिटी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, आपको कंपेंसेशन देनी ही पड़ेगी। ये काइंडनेस का मैटर नहीं होता, ये निगोशिएशन का मैटर नहीं है, ये कानूनी ड्यूटी है। दूसरा, ये जजमेंट है जो भूमि स्वामी है, लैंड ओनर है, उनको अनइक्वल बार्गेनिंग पावर से भी प्रोटेक्ट करता है। कई रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर लैंड ओनर को अप्रूवल, डेवलपमेंट राइट, एक्विजिशन, परमिशन और डेवलपमेंट प्लान के इंप्लीमेंटेशन के लिए म्युनिसिपल बॉडीज से डील करना होता है। अगर अथॉरिटी कहे कि ये कंडीशन साइन करो वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा तो लैंड ओनर बेचारा क्या करेगा? प्रेशर में साइन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिकॉग्नाइज किया है कि स्टैट्यूटरी राइट इस मैनर में लॉस्ट नहीं हो सकते, नहीं गुम सकते। तीसरा, जो ये जजमेंट है सिविक बॉडीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि आपको कानून का पालन करना है। लॉ के कॉन्ट्ररी न्यू मैकेनिज्म आपको डेवलप नहीं करने हैं, क्रिएट नहीं करने हैं। और जो नागरिक हैं
उनके लीगल राइट छोड़ने के लिए उनको मजबूर मत करिएगा। चौथा, ये जो फैसला है ये अर्बन प्लानिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुंबई जैसे बड़े शहर हेविली लैंड रिजर्वेशन, जहां पर डेवलपमेंट प्लान्स हैं, टीडीआर है, पब्लिक एमिनिटीज है, म्युनिसिपल एक्विजिशन पर डिपेंड करते हैं। अगर टीडीआर सिस्टम लीगली क्लियर और फेयर नहीं होगा तो डिस्प्यूट जो है वो ज्यादा क्रिएट होंगे और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाएंगे और लैंड ओनर का जो ट्रस्ट है वो कम होगा। पांचवा, ये जजमेंट प्रॉपर्टी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है, वो एक सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है, आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, किसी पर्सन को प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। इसलिए जब स्टेट या फिर म्युनिसिपल बॉडी पब्लिक पर्पस के लिए कोई लैंड लेती हैं या फिर सरेंडर्ड लैंड को रिसीव करती हैं तो कंपेंसेशन मैकेनिज्म जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अथॉरिटी एग्रीमेंट में कंडीशन डालकर स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन को डिफीट नहीं कर सकती है। इसलिए जजमेंट बहुत स्ट्रांग है और यह सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच से भी प्रोटेक्ट करता है, यह स्टैट्यूट को कॉन्ट्रैक्चुअल मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करता है और यह अर्बन डेवलपमेंट में फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक अथॉरिटीज को रिमाइंड कराता है कि डेवलपमेंट अनफेयर कंडीशन के माध्यम से लीगल राइट के सरेंडर पर बिल्ट नहीं किया जा सकता। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन यही है इस केस का कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो सिविक अथॉरिटीज होंगी उनके द्वारा इंपोज की गई कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन के माध्यम से स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन वेव नहीं कराया जा सकता। अगर MRTP एक्ट और रेगुलेशन जो हैं वो टीडीआर के फॉर्म में कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं तो अथॉरिटी को यही स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा। बीएमसी ये नहीं कर सकता था। आपको एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपना दूसरा कंपेंसेशन राइट छोड़ देंगे। मतलब बीएमसी ऐसा नहीं कह सकता, या कोई भी सिविक बॉडी किसी भी लैंड ओनर से उसकी जमीन को लेते समय ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपना दूसरा अधिकार छोड़िए तब आपको हम दूसरा अधिकार देंगे। कोर्ट ने इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने जो भूमि स्वामी हैं उनके स्टैट्यूटरी राइट को, लीगल राइट को प्रोटेक्ट किया है। और कोर्ट ने यहां पर एक बात और रीअफर्म की है कि पब्लिक अथॉरिटीज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते। ये जजमेंट लैंड ओनर, बिल्डर, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी लॉ आता है, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं और जगह का और कोई एग्जाम दे रहे हैं, क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं या AIB का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर MRTP एक्ट की सेक्शन 126 सबसेक्शन 1 क्लॉज B इन्वॉल्व है। उसके अलावा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, एमिनिटी TDR, गार्डन एज एमिनिटी, स्टैट्यूटरी राइट्स का फोर्स्ड वेवर नहीं हो सकता, पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो स्टैट्यूट से कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकती, और गोदरेज और बॉयज प्रिंसिपल आर्टिकल 300A जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी का लीगल राइट क्रिएट करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ के बारे में ये केस है। और मैसेज बहुत बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि लॉ जब कानून कोई अधिकार देता है, जब कानून कोई अधिकार देता है तो अथॉरिटी प्रेशर, पेपर वर्क और प्री कंडीशन के माध्यम से उसे छीन नहीं सकती। और यही इस जजमेंट की रियल स्ट्रेंथ भी है जो भूमि स्वामी को, लैंड ओनर को प्रोटेक्ट करता है। विद दिस जो हमारा ये आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आप को ये सेशन पसंद आया हो, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आप हमें सुपर चैट के माध्यम से, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप हमारे वेरियस लॉ के कोर्सेज, जुडिशरी, APO, दूसरे एग्जामिनेशन के कोर्सेज को, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।